देता एक पेज डॉट TSX और इसे मैं कह देता हूँ RFCE। हमारे पास क्या रहने होते हैं। हम इसका थोड़ा सा क्या करते हैं, ग्लोबल डॉट CSS के अंदर जाके ये जो बॉडी का डायग्राम से हटा देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाइट कलर में आ जाएगा। और हम इस क्लास को थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं और हमारे पास है क्लास नेम और क्लास नेम आपके पास है पैडिंग 20। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रेट फ्लैग साइकिल्स। तो जो सबसे पहले अभी जो हमने चीज़ पढ़ी है फ्लैग साइकिल्स के अंदर, वो हमने अभी बात किया हुआ है कंस्ट्रक्टर की। अब आपके पास एक कंस्ट्रक्टर, आपके पास क्या होता है कि एक आपके पास आपके क्लास कंपोनेंट के अंदर चीज़ अचीव होती थी। अब हमने कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे डिस्कस किया है। अब हमने जो कंस्ट्रक्टर की फंक्शनैलिटी है वो हम रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर कैसे लेते हैं, वो उस चीज़ को देखेंगे। अब बेसिकली कंस्ट्रक्टर की अंडरस्टैंडिंग आप सबको क्या है कि कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड होता है जो कि उस कंपोनेंट के अंदर जितनी स्टेट्स हैं उनको वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। स्टेट्स की वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप एक बात याद रखिएगा कि आपके पास जितनी भी रिएक्ट की हुक्स हैं, बेसिकली जितनी भी रिएक्ट की हुक्स हैं, जितने भी लाइफ साइकिल्स हैं, वो सारे के सारे आपके क्लाइंट बेस्ड हैं, आपके सर्वर बेस्ड नहीं होते। आपको क्लाइंट बेस्ड कंपोनेंट को क्लाइंट बेस्ड बनाना पड़ता है। तो क्लाइंट बनाने के लिए सबसे पहले आप यूज़ क्लाइंट को यूज़ करेंगे। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्टेट लेता हूँ और उसे मैं कहता हूँ कि फेवरेट। हमारे पास यहाँ पे जो स्टेट लिखी हुई थी, हमारे पास क्या था, फेवरेट कलर। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फेवरेट कलर और सेट फेवरेट कलर, सेट फेवरेट कलर। और उसके बाद मैंने क्या किया है, आपके पास यहाँ पे होता है यूज स्टेट। वहाँ पे हमारे पास क्या होता था, एक दिस डॉट स्टेट का एक ऑब्जेक्ट होता था। लेकिन फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर आपके पास क्या होता है, एक हुक होती है जिसे हम कहते हैं यूज स्टेट। और यूज स्टेट के अंदर आप क्या करते हैं, वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं और वैल्यूज को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यूज स्टेट को आपने रिएक्ट में से इंपोर्ट करना है। सबसे पहले रिएक्ट में से आप इसे इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद अगर आप इसका, अगर मैं इसका फेवरेट कलर सी कैपिटल कर देता हूँ और इसका भी सी कैपिटल कर देता हूँ, नेमिंग कन्वेंशन के अंदर आपके पास क्या है, ओके, क्योंकि आप मोस्टली पास्कल केस को यूज कर रहे होते हैं, मतलब सॉरी कैमल केस को यूज कर रहे होते हैं, या आप पास्कल केस को यूज करते हैं, या आप अंडरस्कोर को यूज कर रहे होते हैं। अब कैमल केस क्या होता है कि जस्ट लाइक कैमल का आपका वेरिएबल स्मॉल से स्टार्ट होता है। जब आपका सेकंड वर्ड आता है तो आप उसका कैपिटल यूज करते हैं, फिर स्मॉल, तो एक जस्ट लाइक कैमल की तरह बनता है। तो हम इसे कैमल केस करते होते हैं। अब आपने यहाँ पे जो यूज काम किया हुआ है, ये आपने एज इट इज एक क्या कि एक स्टेट को आपने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। और स्टेट को जब आप किसी भी वैल्यू से इनिशियलाइज कर देते हैं तो ये सेम काम आप जो एक कंस्ट्रक्टर के अंदर करते थे, अब वो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर आप इस तरह करते हैं। ये सेम काम वही है। हम वहाँ पे हमारे पास क्योंकि एक ऑब्जेक्ट होता था दिस डॉट स्टेट, आप उसके अंदर सारी की सारी स्टेट्स को इनिशियलाइज करते थे और जितनी भी स्टेट्स होती थी आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर बनाते थे। अगर आपने किसी पॉइंट में जाके कोई स्टेट बनाई है तो आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर वो स्टेट बनाना लाजमी होती है। ये आपको पता है कि क्लास कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी पड़ती है और कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको उनको इनिशियलाइज करना पड़ता है। अगर नहीं करते तो आपके पास आगे जाके आप उसे गेट नहीं कर सकते क्योंकि डिफाइन नहीं है। तो फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर जो कंस्ट्रक्टर वाली चीज़ थी वो हम इस तरह अचीव करते हैं कि आपने एक स्टेट ली, आप यहाँ पे मल्टीपल स्टेट्स ले सकते हैं। यहाँ पे स्टेट आपके पास एक सिंगल वैल्यू भी हो सकती है और आपके पास क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर एक बात की थी, हमारे पास क्या था, एक टू डू था और हमने कहा था कि भाई आपके पास एक टू डू है और टू डू आपके पास क्या है, सेट टू डू के नाम से आपके पास चीज़ें थी और आपने इसे लिखा हुआ था कि यूज स्टेट। और हमने इसे बताया था कि भाई आप एक अरे हो और ए अरे ऑफ क्या है, आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। तो भाई आपके पास एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया कि आपने एक नई स्टेट डिक्लेयर की। नई स्टेट का आपने क्या किया, सेट मेथड कॉल किया हुआ है सेट करने के लिए और आपने इसे क्या किया, वैल्यू से इनिशियलाइज किया। तो ये आपके पास क्या है,
कंस्ट्रक्टर मेथड वाली जो चीज़ थी आप वहाँ पे इस तरह से फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर अचीव कर रहे हैं। क्लियर है सबको? किसी को कंस्ट्रक्टर की अभी भी समझना है वो किस तरह काम करता है। क्या करना है, किसी भी वैल्यू के साथ क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। आप क्या करते थे, वो वाली चीज इस मेथड के अंदर क्या करते थे, यूज करते थे। और ये आपके पास क्या होता है, स्टैटिक मेथड होता है। और स्टैटिक मेथड आपको क्लास कंपोनेंट के अंदर पता है, जिसकी लोकेशन बार बार चेंज करती है। स्टैटिक होता है जब तक क्लास की एग्जिस्टेंस रहती है, आप बार बार उसे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो ये वाली जो चीज थी, क्या क्या करते थे कि एक कंपोनेंट के अंदर से कोई प्रोब्स आई हैं और प्रोब्स की बेस पे आप क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहे हैं या उसकी वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। तो हम ये वाला काम भी, अगर मैं यहाँ पे एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ, इसी कंपोनेंट के अंदर मैं ऐसे कहता हूँ कि आप सैंपल कंपोनेंट डॉट टी एस एक्स, और इसे भी मैं क्या करता हूँ, आर एफ सी ई, और इसका हम एस कैपिटल कर देते हैं सैंपल कंपोनेंट, और यहाँ भी हम सैंपल कंपोनेंट कह देते हैं। और हमने क्या किया, सैंपल कंपोनेंट के अंदर मैंने कोई ना कोई प्रोब्स पास की है। अभी के लिए इसे मैं क्या कर देता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ कि आपके पास भाई एक आईडी आ रही है, और आईडी की जो टाइप है वो आपके पास क्या है, नंबर। ये बेसिकली आपके पास क्या है कि आपने ये सेम वही वाला काम किया हुआ है। अब आपने वही वाला काम किया हुआ है जो कि आप क्या करते हैं कि एक कंपोनेंट के अंदर आपने क्या की है, वैल्यूज पास की है एज अ प्रोब। अब आपके पास इस कंपोनेंट के अंदर कोई स्टेट है, आप कहते हैं कि भैया इनिशियल आईडी, और आप इसे दोबारा से क्या कर रहे हैं, रीसेट कर रहे हैं, और आप यहाँ पे इसे यूज कर लेते हैं इनिशियल आईडी, और इसको आपने क्या किया हुआ है, यूज स्टेट किया हुआ है। हम इसे कह देते हैं यूज स्टेट अगेन, और आपको स्टेट इंपोर्ट करनी पड़ेगी कहाँ से, फॉर्म आएगा, और आपको यहाँ पे स्टेट क्या करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी रिएक्ट में से, और इसने इंपोर्ट की हुई आपके पास। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, इसको इनिशियल आईडी के साथ आपने क्या किया, इनिशियलाइज किया। ये आपके पास एक सेम मेथड आपके पास वही वाला है जो कि आप वहाँ पे यूज कर रहे थे आपके पास। अब आपने क्या करना है, इसको किसी भी वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है किसकी बेस पे, जो कि प्रोब्स के अंदर आ रही है। हम क्या करते थे, यहाँ से प्रोब्स उठाते और एज इट इज प्रोब पास करते थे। ये वाला आपके पास क्या काम करता है, सेम काम, जहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करना होता है, जी वाला आपके पास क्या कराता है, उसको डिफॉल्ट। अब हम ये चीजें हम दो वे से कर सकते हैं। हम आगे कंपोनेंट डेट अमाउंट की बुक पढ़ेंगे उसके साथ भी कर सकते हैं, और आप इनिशियली इस तरह भी से क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करें, किसी भी स्टेट की वैल्यू बेस्ड ऑन द प्रोब आप उसे क्या करें, सेट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँ और मैं इसे कहता हूँ कि भाई इनिशियल आईडी की आपने क्या करना है, वैल्यू को कंसोल करना है, और मैं यहाँ पे सैंपल कंपोनेंट को इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट सैंपल कंपोनेंट, और मैं आगे यहाँ पे से क्या करता हूँ, रेंडर करता हूँ, और मैं इसे आईडी पास करता हूँ। ओके, जब मैंने इसे आईडी पास वगैरह नहीं की, तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे से इंस्पेक्ट ओपन करूँ और इंस्पेक्ट के अंदर इसकी वैल्यू देखो, तो आपको नजर आएगा इसकी वैल्यू क्या आपके पास क्या है, अनडिफाइंड। और ये जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट मैकेनिज्म है। अगर आप किसी भी वेरिएबल को या किसी वैल्यू के साथ इनिशियलाइज नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, और हमने काफी दफा चीज देखी हुई है। अब अगर मैं इसे किसी आईडी के साथ क्या करता हूँ, इनिशियलाइज कर देता हूँ कि भैया आपकी आईडी 10 है, तो जैसे ही इस कंपोनेंट को मैं क्या करूंगा, रेंडर करूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे कंसोल के अंदर इनिशियली रेंडरिंग हुई। इनिशियली रेंडरिंग के बाद ये देखें, इसने इसकी वैल्यू क्या प्रिंट की है, 10 प्रिंट कर दी। कि भैया आपने इस स्टेट को इनिशियली क्या किया है, किस वैल्यू के साथ सेट किया है, 10 के साथ किया, और किस वैल्यू के साथ किया जो कि एज अ प्रोब में आ रही है। तो ये आपके पास क्या होता था कि आप गेट स्ट्रेट राइट प्रोब से बजाय आप इस तरह काम करते हैं उसके अंदर। इसको भी अचीव करने के दो वे हैं, आप यहीं पे इनिशियलाइज कर दिया, अगर आपने यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करना तो आप कंपोनेंट डिड अमाउंट की जो होती है आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये आपके पास फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर आपके पास ये चीज अचीव होती है। उसके बाद आपके पास एक रेंडर मेथड, रेंडर मेथड आपका थर्ड मेथड होता है। वो क्या करता है कि आपके पास एक सैंपल कंपोनेंट विद सैंपल रेंडर मेथड, और ये क्या कर रहा है, इसको रिटर्न कर रहा है। अगर आप किसी फंक्शन में से कोई चीज रिटर्न करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रिटर्न h1, और इस कंपोनेंट के अंदर आके मैं क्या करता हूँ, सैंपल कंपोनेंट के अंदर आके और इस कंपोनेंट में जाके चले जाओ,
और यहाँ पे आके मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। तो जिससे कंटेंट होगा हेडर कंपोनेंट या सैंपल कंपोनेंट, आपके पास क्या है कि ये आप उस कंपोनेंट का रिटर्न का एक मेथड। अगर आप किसी भी कंपोनेंट के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है सैंपल कंपोनेंट कंटेंट, अगर आप किसी भी मेथड के अंदर रिटर्न को यूज नहीं करते, लेट्स सपोज मैंने रिटर्न का यूज नहीं किया, तो आपके पास क्या आएगा, एक एरर आएगा। वो एरर नहीं आएगा, आपसे रिफ्रेश करें कुछ भी करें, उसके अंदर स्टेट है, हर चीज है, लेकिन वो एक रिएक्ट का कंपोनेंट हर चीज को इंप्लीमेंट कर रहा है, स्टेट भी यूज कर रहा है, लेकिन वो कोई चीज रिटर्न नहीं कर रहा। जब तक आप रिटर्न नहीं करेंगे तो आपके पास क्या कंपोनेंट डॉम के अंदर रिटर्न भी नहीं होगा, और जब वो डॉम के अंदर रिटर्न ही नहीं होगा तो आपको क्या पता कि वो कंपोनेंट कैसे मैप हुआ या कैसे जो भी ग्रुप लाइक उसकी कैसी शेप आपको नजर नहीं आएगी। तो आपके पास वहां पे रेंडर मेथड होता था, और रेंडर मेथड के अंदर आप क्या करते थे, रिटर्न मेथड को यूज करते थे। लेकिन वो वाला मेथड आपका अब आप फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिटर्न की स्टेटमेंट के साथ क्या रिप्लेस हो गया। अब आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पे लिखूँ रेंडर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेंडर, और मैं ऐसे कहता हूँ कि रेंडर भेजना, ये रेंडर कर दो, तो मुझे कहेगा कि भाई मुझे नहीं पता रेंडर क्या चीज। रेंडर जो चीज है वो आपके क्लास कंपोनेंट को बता दो, और हमने अब क्लास कंपोनेंट यूज नहीं करते, हम क्या करते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स को यूज कर रहे होते हैं। तो आप कभी भी रेंडर यूज नहीं करते। और अगर आपने फंक्शनल कंपोनेंट से इन केस आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपने क्लास कंपोनेंट यूज किए हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट को यूज करें, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड किस चीज को रिप्लेस करता है। तो आप कैसे इस तरह से क्या करना है, आप मूव करते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत पुराने प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि पहले से बने होते हैं, और वो कहते हैं कि हमने क्लास कंपोनेंट में बनाए हुए हैं, लेकिन अब आपने इसे फंक्शनल कंपोनेंट में करना है, तो आपको फंक्शनल कंपोनेंट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ तक किसी को माउंटिंग के 3 फेजेस की समझ ना आई, 3 मेथड्स हमें पढ़े, और उसके बाद आपके पास क्या होता है, कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होता है। ये लास्ट मेथड है आपका माउंटिंग। ये क्या करता था, द कंपोनेंट डिड माउंट कॉल आफ्टर द कंपोनेंट इज रेंडर। वो वाले 3 मेथड का कॉल होते हैं बिफोर रेंडर, और ये वाला कंपोनेंट का कॉल होता है आफ्टर रेंडर। अब बिफोर रेंडरिंग का क्या मतलब है कि भाई अभी वो एलिमेंट आपकी यूआई के अंदर नजर नहीं आया, आपकी डोम एलिमेंट के अंदर नजर नहीं आया, लेकिन बैकएंड पे रिएक्ट का जो मैकेनिज्म है उस चीज को क्या कर रहा है, वो सोल्व कर रहा है। वो वाले माउंटिंग के अंदर ये 3 जो मेथड्स हैं आपके पास, रेंडर, स्टेट राइट फ्रॉम ब्लॉक्स और कंस्ट्रक्टर, ये बिफोर रेंडर कॉल होते हैं। और ये वाला जो मेथड है आपके पास कंपोनेंट डिड माउंट का, ये आपके पास आफ्टर रेंडर कॉल होता है। आफ्टर रेंडर, रेंडर का क्या मतलब होता है कि this is where you can run statement that requires that component is already placed in the DOM। वही अब आपका जो कंपोनेंट है DOM के अंदर आ चुका है, अब आगे आप यहाँ पे कोई भी चीज है इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसको भी अगर हम एज इट इज वहाँ पे लेके जाएं, और यहाँ पे अगर हम इसकी लिखें बात, तो यहाँ पे यही था कि रेंडर मेथड आपके पास तब कॉल होता है जब आपके पास हम अगर इसको एक पैराग्राफ टैग के अंदर ऐड कर दें, तो ये न्यू लाइन में चला गया, और हम इसे क्लास कह देते हैं, और इसका हम क्या कह देते हैं कि हम इसे कह देते हैं टेक्स्ट कलर, और हम इसे कह देते हैं कि ये हमारे पास सीन कलर है, ये थोड़ा सा उसे हम इसे ग्रीन कह देते हैं। तो ये आपके पास क्या है, उस मेथड की आ गई कि कंपोनेंट इज माउंट कॉल्ड आफ्टर द कंपोनेंट इज रेंडर। दिस इज वेयर यू कैन रन स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स द कंपोनेंट ऑलरेडी डोंट प्लेस। यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी हुई है कि आपने कंपोनेंट डिड माउंट को कॉल किया, आपने यहाँ पे कुछ सेकंड्स के बाद आपने क्या किया, कंपोनेंट डिड माउंट कॉल किया, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेट टाइम आउट, कि भाई कुछ सेट टाइम आउट का मतलब है कि आपके पास जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है जो कि कुछ सेकंड्स के बाद हम रन करते हैं, और हमने जब स्नैपशॉट वर्सेस स्टेट्स को पढ़ा तो हमने सेट टाइम आउट काफी ज्यादा एग्जांपल्स देखी कि किस तरह काम करता है, किस तरह काम नहीं करता। इसने क्या किया कि 1 सेकंड के बाद अपने आप को कॉल करना है, और जब इसने अपने आप को कॉल करना है तो इसने क्या करना है, दिस डॉट सेट स्टेट, यहाँ पे क्या मेथड होता था, सेट स्टेट का क्लास कंपोनेंट के अंदर, और आपने फेवरेट कलर की वैल्यू को किससे रिप्लेस कर देना है, येलो से। ओके, अभी हम ये चीज देखते हैं कि हमारे पास ये चीज अचीवेबल है कि नहीं है, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे है h1 है, हम इसे कह देते हैं, और इसे मैं कहता हूँ कि क्लास नेम
मैं इसे कह देता हूँ कि फॉन्ट बोल्ड, और इसे टेक्स्ट हम इसे कह देते हैं कि टेक्स्ट हम जैसे 2 एक्सेल कह देते हैं, और मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ कि माय फेवरेट, यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी हुई थी हमारे पास, माय फेवरेट कलर इज दिस, हम इस चीज़ ये सेम प्रिंट कर लेते हैं। और हम यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, फेवरेट कलर को ही प्रिंट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर ये वाली चीज़ जो है आपके पास नहीं होगी। तो कंपोनेंट के अंदर क्या आ जाएगा कि भाई माय फेवरेट कलर इज रेड, कि भाई जो मेरा जो फेवरेट कलर है वो रेड है, और ये एज इट इज आपके पास क्या है, नजर आ रहा है। अब उसने एग्जांपल में दिया है कि भाई जान ये वाला वो मेथड है जो कि कंपोनेंट रेंडर होने के बाद कॉल होते हैं, और रेंडर कॉल होने के बाद उसने क्या रिप्लेस कर दिया है, येलो के साथ उसने क्या किया, रिप्लेस किया। अब हमने ये चीज क्या करनी है, अचीव करनी है फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर। तो ये बेसिकली आपके पास क्या होता है, इस चीज को रिप्लेस किया था हमारे पास, हम एक हुक को यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट आपके पास फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर एक हुक होती है जो कि कंपोनेंट डेट माउंट या अपडेट या जिस तरह के जितने भी लाइफ साइकिल थे वो सारे के सारे लाइफ साइकिल यूज इफेक्ट के साथ क्या होते हैं, रिप्लेस होते हैं या अचीव होते हैं। अगर आपने कंपोनेंट डेट अमाउंट की फंक्शनैलिटी को अचीव करें तो आप भी आपको यूज इफेक्ट यूज करना पड़ता है, आपने कंपोनेंट डेट अमाउंट की फंक्शनैलिटी को अचीव करें तब भी आपको क्या करना पड़ता है, यूज इफेक्ट को कॉल करना पड़ता है। तो यूज इफेक्ट बेसिकली आपके पास एक हुक है, और इसका आर्टिकल जो दिया हुआ है यूज इफेक्ट का पढ़ने के लिए, अगर आप पैनावर्स की वेबसाइट के अंदर जाएं और आपके पास जो लर्न नेक्स्ट जेएस है, और लर्न नेक्स्ट जेएस के अंदर आपके पास अगर हम रिएक्ट की बात करें और रिएक्ट के अगर हम एडवांस टॉपिक्स की बात करें तो उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, ये यूज इफेक्ट को ही डिस्कस करें, और यहाँ पे सारी यूज इफेक्ट की जितनी भी डेफिनेशन है वो यहाँ पे मेंशन है, और उसके बाद हम ये चीज़ क्या है यहाँ से पढ़ेंगे। ओके, अब मैंने क्या किया है, सबसे पहले इसको कॉल करने के लिए आप क्या करते हैं, यूज इफेक्ट लिखते हैं, यूज इफेक्ट। और ये आपके पास क्या होता है कि एक हुक होती है जो कि एक फंक्शन लेती है कॉल बैक। और हमने कॉल बैक को जब डिस्कस किया था टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, हमने कहा था कि आप फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करते हैं कॉल बैक, और आप उसे क्या करते हैं, कॉल करते हैं। और यहाँ पे जो आपके पास फंक्शन होता है वो एनोनिमस फंक्शन होता है, इसका कोई नाम नहीं होता, और आपको पता है एनोनिमस फंक्शन वहीं पे कॉल होते हैं, किसी वेरिएबल के साथ इनिशियलाइज होते हैं। जिस तरह मैप मेथड के अंदर यूज करते हैं, जब भी आपने मैप मेथड को यूज करें तो आप एक कॉल बैक फंक्शन लिखते हैं जिसके अंदर आपको पूरा की पूरी आइटम मिलती है, इंडेक्स मिलता है, और उसकी एक इटसेल्फ अरे मिलती है, जब आपने मैप मेथड्स को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे यूज इफेक्ट को डिक्लेयर करने का ये वे है, और उसके बाद आप क्या करते हैं, कॉमा, और ये बेसिकली इसका प्रॉपर एक यूज इफेक्ट का एक सिंटैक्स है। सबसे पहले आपने यूज इफेक्ट को कॉल करना है, यूज इफेक्ट के बाद आपने उसे एक फंक्शन पास करना है, कॉल बैक फंक्शन। हम उस कॉल बैक फंक्शन को यूज करें, उस फंक्शन के अंदर ही आप सारी की सारी चीजें अचीव करते हैं जो भी चीज आपने इंप्लीमेंट करनी। और यहाँ पे आपके पास एक अरे होती है, हम इसे कहते हैं डिपेंडेंसी अरे। डिपेंडेंसी अरे, अगर आप ये अरे बात नहीं देंगे, लेट्स सपोज आपने ये यूज इफेक्ट लिखा है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भैया दिस इज यूज इफेक्ट, ओके दिस इज यूज इफेक्ट। और मैंने क्या किया, यूज इफेक्ट का मेथड तो डिक्लेयर किया है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी अरे नहीं दी, ठीक है, ऑप्शनल नहीं होती, ये रिक्वायर्ड होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप नहीं देंगे तो आपके पास क्या होगा। अब आप अपने कंपोनेंट के अंदर आए, और आपने अपने कंपोनेंट को क्या किया, इंस्पेक्ट किया, और इंस्पेक्ट के अंदर आप देखेंगे तो अभी आपके पास क्या है कि दिस इज यूज इफेक्ट, दिस इज यूज इफेक्ट। आपके पास क्या होगा कि ये फंक्शन बार, जब आप टैब, एक बात याद रखिएगा, जब आप टैब मोड के अंदर काम कर रहे होते हैं नेक्स्ट के अंदर, आपकी यूज इफेक्ट 2 दफा चलती है। प्रोडक्शन के ऊपर जब आप बिल्ड बनाते हैं तो यूज इफेक्ट आपकी 1 दफा चलती है, यूज इफेक्ट के अंदर आपने जो भी चीज लिखी है वो 1 दफा चलेगी। लेकिन अगर आपने टैब मोड, मतलब कि डेवलपमेंट मोड है ये टैब, आपका यूज इफेक्ट 2 दफा चलेगा। मेक श्योर करने के लिए कोई आपका जो यूज इफेक्ट है प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आपने यूज इफेक्ट के अंदर कोई एपीआई कॉल लिखी तो वो भी 2 दफा चलेगी, आपको नेटवर्क के अंदर वो 2 दफा एपीआई कॉल नजर आएगी, लेकिन जब आप उसकी बिल्ड बनाएंगे वही एपीआई कॉल आपको 1 दफा नजर आएगी। ये नेक्स्ट का एक मैकेनिज्म है, वो क्या करता है, यूज इफेक्ट को 2 दफा रन करता है
सिर्फ मेक श्योर करने के लिए भाई जो यूज इफेक्ट है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। आप इसके अंदर आप यूज इफेक्ट लिख रहे हैं और आपने क्या किया कि भाई इसके अंदर आप कुछ काम करो। जब आप इसके अंदर कोई डिपेंडेंसी अरे नहीं देते तो आप कोई भी स्टेट क्या करते हैं, चेंज करते हैं। कोई भी स्टेट चेंज करें किसी भी कंपोनेंट के अंदर, लेट्स गो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक बटन लिखता हूँ, मैं एक बटन यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है, और इसे मैं कहता हूँ कि क्लिक मी, और इस बटन की हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं और इसे मैं कहता हूँ कि क्लास नेम, और इसे मैं कह देता हूँ कि आपके पास जो बैकग्राउंड है वो बीजी ब्लू 500 राउंडेड आपके पास है SM, और आपके पास जो पैडिंग है वो आपके पास 3 है। तो ये मेरे पास क्या एक बटन नजर आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक मी, ठीक है। अब इस मेथड को, जिस फंक्शन को, इस बटन को मैं क्लिक करूंगा और मैंने कहा कि भैया जब मैं एक बटन को क्लिक करूं तो आपने क्या करना है, ऑन क्लिक, हमें पता है कि ऑन क्लिक, और इसे मैं कह रहा हूँ भाई जब भी आपको मैं कॉल करूं तो आपने क्या करना है, एक फंक्शन को कॉल करना है जिसके अंदर आपने सेट टू डू को दोबारा से क्या करना है, एम्प्टी ही रखवा देना है। मैंने कोई वैल्यू नहीं रखवाई, मैंने सेट टू डू को क्या किया है, सेट किया है, और ये मेथड को मैंने क्या किया, कॉल किया। अब अगर आप इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, आप अगर मैं इसे सिर्फ और सिर्फ इन्फो पे करूँ तो यहाँ पे मेरे पास उस कंपोनेंट की वैल्यू और उसके बाद मेरे पास क्या हुआ है, यूज इफेक्ट कॉल, और यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज यूज इफेक्ट, दिस इज यूज इफेक्ट। लेकिन जैसे मैंने क्या किया, क्लिक मी को कॉल किया, दिस इज यूज इफेक्ट अगेन मेरा कॉल होगा। मैं दोबारा क्लिक मी को कॉल करूंगा, ये क्या करेगा, बार बार मेरे यूज इफेक्ट को कॉल करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसे बताया कि वो अपने यूज इफेक्ट को बेचन आपने एक दफा कॉल होना है या आपने मल्टीपल टाइम्स कॉल होना है। वो क्या कर रहा है कि मैं जब भी कोई एक्शन या जब भी मैं कोई स्टेट पास करूंगा, आपको पता है कि जब भी कोई स्टेट अपडेट होती है आपका कंपोनेंट क्या होता है, री रेंडर होता है। जब री रेंडर होगा तो डेफिनेटली डेट के लाइफ साइकिल उसको दोबारा वो इम्प्लीमेंट करेगा सारे के सारे एज इट इज। जब री रेंडर होगा उसके बाद क्या होगा, यूज इफेक्ट दोबारा से फिर कॉल होगा, और वो क्या करेगा, अपने आप को बार बार कॉल करता रहेगा, और बार बार जब आप कॉल करेंगे और इन केस अगर आपने इसके अंदर कोई API कॉल लिखी हुई है या आपने कोई अपनी स्टेट लिखी हुई है तो वो क्या करेंगे, बार बार अपडेट होती रहेगी। वो चीज़ हमारे लिए क्या है, बैड है, और हम ये चीज़ अचीव नहीं करते और ना हम इस तरह काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब भी आप एक यूज इफेक्ट को कॉल करते हैं तो आप हमेशा कोमा लगाते हैं, और कोमा लगाने के बाद आप इसे डिपेंडेंसी अरे देते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि डिपेंडेंसी अरे का मतलब होता है कि भाई ये यूज इफेक्ट आएगा कंपोनेंट के अंदर, फर्स्ट टाइम ये चलेगा, और उसके बाद ये तब चलेगा जब इसकी डिपेंडेंसी अरे के अंदर वैल्यूज क्या होगी, चेंज होगी। ये आपके पास क्या डिपेंडेंसी अरे के अंदर हम इसे बताते हैं। अगर हम मैं इसे इफेक्ट को कॉल करूं और इसे मैं दोबारा से रिफ्रेश करूं तो आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज यूज इफेक्ट, दिस इज यूज इफेक्ट, जो मैंने आपको बताया कि 2 दफा कॉल होता है, जो कि रिएक्ट नेक्स्ट जो है उसे मेंटेन करने के लिए कॉल करता है। अब मैं क्लिक मी पे कॉल कर रहा हूँ, क्या मेरा वो दोबारा यूज इफेक्ट की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है? नहीं कर रहा। मैंने जब पहले क्लिक मी को कॉल किया तो बार बार यूज इफेक्ट की वैल्यू क्या कर रहा था, प्रिंट कर रहा था, क्योंकि मैंने उसे बताया ही नहीं अपने यूज इफेक्ट को भाई आपने कितनी दफा कॉल होना है। जब आप एक यूज इफेक्ट को कॉल करते हैं और डिपेंडेंसी एरे आपके पास क्या होती है, एम्प्टी होती है। एम्प्टी का मतलब है बिल्कुल खाली। उसका ये मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक दफा कॉल होगा ड्यूरिंग द कंपोनेंट रेंडर, कंपोनेंट डिड माउंट के लाइफ साइकिल के अंदर ये अपने आप को कॉल करेगा, और कॉल करने के बाद आपने इसके अंदर जो भी लॉजिक लिखी है वो इंप्लीमेंट हो जाएगी, उसके बाद ये कभी भी नहीं चलेगा। समझ आई सबको कि यूज इफेक्ट किस तरह काम करता है, कि आपने कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर वो चीज अचीव करनी थी वो यूज इफेक्ट के थ्रू करते हैं आप। और ये आपके पास अगर डिपेंडेंसी अरे एम्प्टी है तो इसका ये मतलब है कि बेचन के एक दफा चलेगा, और एक दफा चलने के बाद ये कभी भी अपने आप को कॉल नहीं करेगा, और आप एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल टाइम्स भी यूज इफेक्ट कॉल कर सकते हैं। मैं इसे कह देता हूँ दिस इज यूज इफेक्ट 2 और दिस इज यूज इफेक्ट 3। आपके पास कंसोल्स के अंदर जब आप इसे रेंडर करेंगे आपके पास 6 आउटपुट्स आएंगे, यूज इफेक्ट 2, यूज इफेक्ट 3, यूज इफेक्ट 2, यूज इफेक्ट 3। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट आपका कॉल हुआ है और नेक्स्ट से कॉल करता है। अब मैं क्लिक मी पे करूंगा तो दोबारा किसी भी यूज इफेक्ट को कॉल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि भाई मैंने एक दफा कॉल होना है,
मैंने जो चीज़ अचीव करनी वो मैंने इम्प्लीमेंट करनी है और उसके बाद मैंने क्या करना है अपने आप को कोड नहीं करना। तो यहाँ पे लाइफ साइकिल के अंदर जो हम चीज़ अचीव कर रहे थे सेट टाइम आउट के अंदर हम इसे कहते हैं कि भैया ये सेट टाइम आउट है, और हम इसे कहते हैं कि भैया इसके अंदर आके आप क्या करो, सेट फेवरेट कलर को किससे रिप्लेस कर दो, आप येलो से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई, आप सेट टाइम आउट के अंदर लगाओ और आप येलो से रिप्लेस कर दो आफ्टर 5 सेकेंड्स के बाद। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसे क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। कंपोनेंट रेंडर होगा, स्टेट हुई 1 2 3 4 और 5 के बाद आपके पास क्या होगा, यहाँ पे येलो आ गया। कंपोनेंट क्या हुआ मेरा, पी रेंडर हुआ। मैंने क्या किया, उस यूज इफेक्ट के अंदर वो चीज जो कंपोनेंटेड अमाउंट के अंदर मैंने अचीव की थी वो मैंने यूज इफेक्ट से अचीव की है। और ये सारे के सारे लाइफ साइकिल फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर आप यूज इफेक्ट के साथ अचीव करते हैं। अब आपके पास ना कंस्ट्रक्टर होता है, ना आपके पास गेट स्टेट राइट फ्रॉम प्रॉक्स होता है, ना आपके पास कंपोनेंटेड अमाउंट होता है, ना कंपोनेंट अपडेट होता है, ना कंपोनेंटेड, ये सारी की सारी जितने भी लाइफ साइकिल है वो सारे के सारे यूज इफेक्ट के साथ क्या होते हैं, अचीव होते हैं। यहाँ तक किसी को भी माउंटिंग का मसला हो कि ऑब्जेक्ट की माउंटिंग किस तरह काम करती है और हमने इसे किस तरह फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर अचीव किया है, किसी का भी मसला। फॉर अपडेट स्नैपशॉट कि भाई कंपोनेंट अपडेट होने से पहले एक स्नैपशॉट लिया जाता था, तब क्या वैल्यू थी, स्नैपशॉट होने के बाद तब क्या वैल्यू थी, और कंपोनेंट रीड अपडेट और कंपोनेंट क्या होता था, अपडेट होता था। और ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास क्या की हुई है, री रेंडरिंग ने सॉल्व की हुई है। अब आपने अगर कंपोनेंट रीड अपडेट को कॉल करना हो तो हम उसे यूज इफेक्ट के अंदर देखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम उनकी कंपोनेंट क्या वाकई मेरे पास अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ, ये हमेशा क्या करता था, आपके पास ट्रू या फोर्थ रिटर्न करता था। अब आप किसी ना किसी कंडीशन की बेस में रिएक्ट को बताते थे खुद से। अगर आप नहीं बताते थे तो वो क्या कंसिडर करता है कि भाई मैं अपडेट हुआ ही हुआ। लेकिन अगर आप एक कंडीशन लगाते थे, कभी बताते थे भाई अगर आईडी इसके इक्वल है तो कंपोनेंट अपडेट हुआ है, अदरवाइज कंपोनेंट अपडेट नहीं हुआ, तो आप क्या करते थे कि बूलियन वैल्यू रिटर्न करते थे। वो आपके पास क्या होती थी, कंपोनेंट अपडेट के अंदर क्या होती थी, आप इसी चीज को अचीव करते थे। और कंपोनेंट शुड अपडेट अगर कोई वैल्यू रिटर्न करता था, आपके पास क्या होगा, कंपोनेंट अपडेट होगा, अदरवाइज कंपोनेंट अपडेट नहीं होगा। इसका मतलब ये कि अगर भाई आपके पास स्टेट चेंज हुई है तो कंपोनेंट रेंडर होगा, अगर स्टेट चेंज नहीं हुई तो आपके पास कंपोनेंट रेंडर नहीं होगा। तो ये वाला मेथड आपके पास शुड अपडेट वाला फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर ऐसा चीज होता है कि भाई जब भी स्टेट अपडेट होती है उसका ये मतलब है कंपोनेंट आपका क्या हुआ है, अपडेट हुआ है। जब भी स्टेट की वैल्यू अपडेट हुई तो उसका क्या मतलब है, कंपोनेंट आपके पास क्या हुआ है, अपडेट हुआ है। और अपडेट होने के बाद आपने क्या करना है, रेंडर करना है, या आपने कोई चीज अचीव करनी है तो वो आप यूज इफेक्ट के थ्रू क्या करते हैं, गेट करते हैं। और माउंटिंग वाला सबसे लास्ट फेज होता है और ये बहुत काम हम यूज करते हैं। माउंटिंग अगर आप सिमिलरली इसे याद रखें तो माउंटिंग बेसिकली क्या होता है कि जब आपका एक कंपोनेंट आया है, आपने क्या किया, उसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज की है, आपने अपनी चीजें अचीव की है और आपने अपने कंपोनेंट को क्या किया है, डॉम से निकाल दी है। अभी हम चीजें देखेंगे वो कैसे काम करती हैं कि आपने उस कंपोनेंट को डॉम से क्या किया है, निकाल दिया है। तो निकालने से पहले आप उसकी जितनी भी स्टेट्स होती हैं, जितनी भी वैल्यूज होती है, सबको नल कर देते हैं कि भाई आपकी स्टेट के अंदर या कंपोनेंट के अंदर आपकी जो वैल्यूज है वो नल है। जब आप आओ तो आप अपनी इनिशियल वैल्यूज के साथ आओ, आपके पास पुरानी वैल्यूज क्या हो ना पड़ी हो, आप उसे क्या करते हैं, आप माउंटिंग के अंदर अचीव करते होते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर आपने माउंटिंग की देखनी हो तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको एक मॉडल नजर आता है जिसे हम डायलॉग कहते हैं, जिसे हम पॉपअप कहते हैं। आप किसी भी बटन पे क्लिक करें तो सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा होता है और उसके नीचे आपको स्क्रीन नजर आ रही होती है। आप जैसे ही मॉडल को हाइड कर देते हैं तो आपका मॉडल क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। वो क्या कहते हैं, जब आप किसी मॉडल को क्लोज करते हैं तो बेसिकली वो डोम से क्या चला जाता है, निकल जाता है, वो डोम से निकल जाता है। और जब आप उसे दोबारा ओपन करते हैं तो आपके पास क्या डोम में वो वापस आ जाता होता है। तो अभी आज हम इस क्लास को अचीव करेंगे तो ये सारी की सारी चीजें आप यूज इफेक्ट के साथ ही क्लियर करते हैं। काम हो गया, कंपोनेंट मेरे पास क्या है वापस नजर आ गया। तो ये बेसिकली आपके पास क्या होती है, अनमाउंटिंग होती है। और अनमाउंटिंग मोस्टली आपके पास जब कंपोनेंट डॉम के अंदर आता है वो माउंटिंग में होता है, और जब वो कंपोनेंट डॉम से निकल जाता है या किसी भी कंडीशन के बेस में आपने लेट्स सपोज एक कंडीशन लगाई हुई कि अगर भाई यूजर अगर एडमिन है तो ये आपने डैशबोर्ड दिखाना है, अगर एडमिन नहीं है तो आपने डैशबोर्ड नहीं दिखाना। प्रोजेक्ट आपका एक है लेकिन आपने किसी बेस पे कंडीशन लगाई हुई है। जैसे वो कंडीशन आपकी क्या करेगी, मीट करेगी, कंपोनेंट आपका यूआई के अंदर
नजर आएगा। जैसी कंडीशन आपके वापस मीट नहीं करेगी कंपोनेंट यूआई से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, आपको नजर नहीं आएगा। तो आपके पास क्या होती है, अनमाउंटिंग होती है। और ड्यूरिंग द अनमाउंटिंग आप कंपोनेंट्स की स्टेट को क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं और उसको वापस इनिशियल स्टेट्स के अंदर लेके जा सकते हैं। वो चीज आप कंपोनेंट अनमाउंटिंग के अंदर क्या करते हैं, अचीव करते हैं। क्लियर है सबको? ओके हमने क्या किया था कि हमने स्क्रैच से उसको अगर मैंने कोई बटन बनाना है, लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पे बटन बनाया हुआ है इसी कंपोनेंट के अंदर, तो मुझे उसकी सारी की सारी क्लासेस क्या करनी पड़ी, देनी पड़ेगी कि मुझे भी बैकग्राउंड कलर बनाना पड़ेगा, वो पैडिंग अप्लाई करनी पड़ेगी और मुझे भी कंपोनेंट थी बना के रखना पड़ेगा। जिस तरह हमने बात की थी कॉमन कंपोनेंट्स की, और हमने कॉमन कंपोनेंट्स दो बनाए भी, एक आपके पास इनपुट फील्ड था और एक आपके पास बटन था। और जो स्टाइल मैंने इनपुट फील्ड को लगाया तो जब भी मैं उसे कॉल करता था तो वही वाले स्टाइल्स पे हमेशा लगते थे, और अगर जो मैंने बटन के स्टाइल्स स्पेसिफाई होते थे। तो अब हम क्या करते हैं कि हम क्योंकि हमें टेलमेंट को तो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें टेलमेंट के ऊपर चीज़ों को लर्निंग के ऊपर थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें खुद से स्क्रैच से बनानी पड़े तो उसकी हमें बहुत ज़्यादा यूआई लिखनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आपने मॉडल बनाना है तो मॉडल के लिए आपको सारे के सारे उसके ट्रिगर्स लिखने पड़ेंगे, उसकी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, उसको कंपोनेंट को मतलब शेडो देना पड़ेगा, स्पेस देनी पड़ेगी। इस तरह की जितनी भी चीज़ें आपको वो सारी की सारी इस कंपोनेंट्स के साथ करनी पड़ेगी। अब हम शेड से अब आप में से कंसर्न ये भी कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर डिफरेंट जो है वो कंपोनेंट लाइब्रेरीज हैं, हम उनको हम मटीरियल में की तरफ नहीं जा रहे। हम बेसिकली हम पहले में बात की थी कि बूटस्ट्रैप भी कंपोनेंट लाइब्रेरी है, और जो शेड्स हैं वो कंपोनेंट लाइब्रेरी नहीं है, वो बेसिकली फर्स्ट यूटिलिटी क्लास फंक्शंस है जो कि आपकी स्टाइलिंग के लिए यूज होते हैं, उनका किसी भी कंपोनेंट लाइब्रेरी के साथ कोई लिंक नहीं है। अब मार्केट के अंदर जो सबसे ज़्यादा मटीरियल में यूज होती है, चाकरा यूज होती है, उसके बाद बूटस्ट्रैप भी आप उसको एज अ कंपोनेंट लाइब्रेरी को यूज करते हैं, डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं। तो व्हाई वी यूज चूज शेडसन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो शेडसन की जो है लाइब्रेरी है वो आपके पास क्या है कि वो आपके पास है टेबल सीएसएस के साथ बनी हुई। अब जो चीज़ टेबल सीएसएस के साथ बनी है आपको डेफिनेटली पता है कि वो सर्वर पे भी रन होगी और वो क्लाइंट साइड पे भी रन होगी, क्योंकि हमने लिनक्स के अंदर मैक्सिमम सर्वर कंपोनेंट्स हम ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम सर्वर कंपोनेंट्स बने और जितने कम से कम हो सकता है हम क्लाइंट कंपोनेंट्स बनाए, जहाँ पे जैसे कि जहाँ पे यूज स्ट्रीम यूज करनी है या आपने यूज इफेक्ट को यूज करना है, वो तो यूज क्लाइंट ही बनेगा, वो सर्वर कंपोनेंट नहीं बनेगा। लेकिन हम सिर्फ उस पार्ट को सर्वर क्लाइंट बनाएंगे, पूरे के पूरे कंपोनेंट को सर्वर कंपोनेंट और क्लाइंट कंपोनेंट नहीं बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम सर्वर कंपोनेंट्स की ट्राई करते हैं और जो मिनिमम हम ट्राई करते हैं कि भाई हमारे पास जो है वो बन जाए हमारे पास क्लाइंट कंपोनेंट्स। तो जो शेडसन एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि आपके पास बाकी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, मैंने अभी बात की चाकरा है, नोड या दूसरा मटीरियल में बूट्स है, वो बेसिकली क्या नोड के पैकेजेस हैं। आपको पूरा का पूरा नोड का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है और पैकेज इंस्टॉल करने के बाद आपकी वो सारी लाइब्रेरीज उस कोड के अंदर होती है और कोड के अंदर होने के बाद आपसे क्या करते हैं, यूज करते हैं, मतलब सारा का सारा कोड आपका नोड मॉड्यूल्स के अंदर होता है। जो शेडसन बेसिकली एक लाइब्रेरी है, वो रीयूजेबल कंपोनेंट्स लाइब्रेरी है। अब रीयूजेबल कंपोनेंट्स का क्या मतलब है कि पहले से बने बनाए उसके कंपोनेंट आपको प्रोवाइड करती हैं विद डिफॉल्ट स्टाइलिंग। अगर आपने उसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है, कोई सारी चीज़ें चेंज करनी, तो आप उसके जो स्टाइल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं वो खुद से भी चेंज कर सकते हैं। वो सारा का सारा कोड जो होता है आपके पास वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर नहीं होता, आपके कोड लेवल के ऊपर पड़ा होता है और आप उसको अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिल्डिंग अ कंपोनेंट लाइब्रेरी, design component that you can copy and paste in your app, sign customize and open source। तो ये कस्टमाइज है, ओपन सोर्स है और आप इन्हें अपनी लाइब्रेरी के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। और आप इसे क्या करना पड़ता है, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट डेवलपर नहीं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कॉपी एंड पेस्ट इन योर ऐप। आपने क्या करना है कि आपने कंपोनेंट्स को कॉपी करना है और अपने एप्लीकेशन के अंदर क्या करना है, यूज करना है। जैसे कि ये सारा का सारा देखिए, ये उसने क्या बनाया, एक सैंपल के तौर पे उसने क्या किया हुआ है कि एक ईमेल बॉक्स बनाया हुआ है जिसके अंदर आपके पास ईमेल आ रही है, ड्राफ्ट आ रहा है, जंक आ रहा है, उसके बाद आपके पास ट्रैश, आर्काइव, बेसिकली एक आपकी गूगल जीमेल की तरफ से एक क्लोन करने की ट्राई की। अगर आप उसके डैशबोर्ड पे जाए तो यहाँ पे एक बना बनाया डैशबोर्ड उसने दिया हुआ है, उसके डैशबोर्ड का यहाँ पे डिजाइन दिया हुआ है। ये बेसिकली उसने क्या किया हुआ है, डिफरेंट शेड्स नहीं हुए के कंपोनेंट्स को यूज करते हुए एक अपना कोई डिजाइन बनाया। जैसे कि ये देखिए कार्ड है, अब कार्ड की डिफरेंट शेड्स हैं, यहाँ पे क्रिएट है, गिटहब का अकाउंट है, आपके पास पेपाल है, एप्पल है, पेमेंट मेथड है, कंटिन्यू का बटन है, यहाँ पे नोटिफिकेशंस का देखें, यहाँ पे रिपोर्ट इशूज और यहाँ पे डिफरेंट जो है उसने डिफरेंट कार्ड्स के आपको रेफरेंस दिए हुए हैं। यहाँ पे उसने बताया कि टास्क अगर बनाने तो यहाँ पे देखिए टेबल बना हुआ है,
टेबल को उसने ड्रैग एंड ड्रॉप भी किया, आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं एरो के साथ, इस तरह की जो चीज़ें हैं, स्टेटस ऐड करना है आपने, तो उसने डिफरेंट जो है इसकी एग्जांपल्स दी हैं। प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड का मतलब है आप यहाँ कोई भी टाइप करें, आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, आप इसके मैक्सिमम लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, आप उसको असेंडिंग में कर रहे हैं, डिसेंडिंग में कर रहे हैं, डिफरेंट इसके जो मोड्स हैं उसने ये सारी चीज़ें जो बनाई हैं वो शेड्स के साथ उसने बनाई हुई हैं। यहाँ पे फॉर्म्स हैं, डिफरेंट बने हुए हैं आपको फॉर्म्स हैं, म्यूजिक है, यहाँ पे उसने म्यूजिक ऐप बनाई हुई है और ये भी शेड्सन को यूज़ करके उसने स्क्रॉल और इस तरह की जो सारी चीज़ें वो बनाई हुई हैं। और उसके बाद ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन के लिए ये सारा ऐप बनाया और ये भी शेड्सन के साथ इसने बनाया हुआ है। आप किसी भी लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं, जो ज़्यादातर यूज़ होती है जो मुझे याद है, एक शेड्सन है, उसके बाद एक आपके पास है नेक्स्ट यूआई। नेक्स्ट यूआई भी है, एक अच्छी लाइब्रेरी है, वो भी वर्सल वालों ने ही बनाई हुई है। इसके अंदर भी डिफरेंट बने बनाए इस तरह के आपको कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये देखें डिफरेंट बने बनाए कंपोनेंट्स, और आप उसको बाय नाउ बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखें स्मॉल साइज, मीडियम साइज, एक्स्ट्रा ऐड टू कार्ड, ये बना बनाया देखिए इसने कंपोनेंट बनाया और आपको उसकी जो स्टाइलिंग है उसने प्रोवाइड की हुई है। यहाँ पे भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो आप किसी भी लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये एक प्लेग्राउंड बटन बना हुआ है और ये देखिए सारा का सारा इसने क्या किया हुआ है, इसी लाइब्रेरी के साथ बनाया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि हमें सिर्फ टेबल की जो बेसिक्स चीज़ें आपको वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फ्लेक्स किस तरह काम करता है, ग्रिड किस तरह काम करता है, उसके जो ब्रेक पॉइंट्स हैं वो किस तरह काम करते हैं, कब अपने ब्रेक पॉइंट लगाना है। बाकी मैक्सिमम जो चीज़ें आप बनाते हैं वो आप क्या करते हैं, या तो आप उन्हें कुछ स्क्रैच से बनाते हैं, या अगर आप नहीं मिले तो आप कोई ना कोई लाइब्रेरी, कंपोनेंट लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं, मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा आप अगर बात करें तो फ्लो बाइट भी है, फ्लो सीवी, फ्लो बाइट आपके पास एक लाइब्रेरी है, यहाँ पे आप लिखें सिर्फ टेलमेंट CSS लाइब्रेरी, तो यहाँ पे आपके पास क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे देखें डिफरेंट आपको जो रीयूजेबल यहाँ पे भी हो रही है, जैसे कि टेलमेंट है, फ्लो बाइट है, मैपा है, फ्लोट है, रिएक्ट है, एजी है, माकी, लूफी, और डिफरेंट शेड्स इन यूआई है। उसके अंदर आपके पास हाइपर है, एटलस, CLSS है, वेब9 है, और ये डिफरेंट आपकी शेड्स की जो है मतलब कि डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं। आप किसी भी लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे उसका अपना एक सेटअप होगा, वो आपको बताएगा कि भाई हर लाइब्रेरी का अपना अपना सेटअप होता है, हर लाइब्रेरी को इंटीग्रेट करने का भी अपना सेटअप होता है, हर की अपनी अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं, सबके अपने एज पॉइंट्स भी होते हैं। लेकिन शेड्सन के साथ क्या होता है कि शेड्सन आपको रीयूजेबल कंपोनेंट्स देते हैं और आप उन रीयूजेबल कंपोनेंट्स को अपने कोड के अंदर कॉपी पेस्ट करते हैं और उसको कॉपी पेस्ट करने के बाद आप उसे क्या करते हैं, खुद से मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उसे चेंज भी कर सकते हैं। जब आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल लाइब्रेरीज को इंटीग्रेट करते हैं तो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। आपकी वही डिज़ाइन क्योंकि कुछ पैकेजेस उसके साथ चल रहे थे, कुछ पैकेजेस उसके साथ चल रहे थे, उसको टेलमेंट डिफरेंट चाहिए थी, उसको टेलमेंट डिफरेंट चाहिए होती है, तो लेकिन आप जब भी प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं तो आप हमेशा सिर्फ स्टिक टू एक लाइब्रेरी रहते हैं, आप कभी भी डिफरेंट लाइब्रेरीज को यूज़ नहीं करते। अगर आप शेड्सन का यूज़ करें तो आप शेड्सन का यूज़ करेंगे, अगर आप नेक्स्ट यूआई का यूज़ करें फिर आप नेक्स्ट यूआई को भी यूज़ करेंगे। अगर आप उनको चेंज करेंगे, ट्राई करेंगे, तो हर लाइब्रेरी की अपनी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो दूसरे को डिस्टर्ब करती हैं, और जब डिस्टर्ब करेंगे तो आपका डिज़ाइन भी जो मैसी बनेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है, और आप इस तरह करते भी नहीं होते। एक कंपोनेंट में आपके पास कंपोनेंट लाइब्रेरीज है, जैसे कि ये नेक्स्ट यूआई आपके पास एक कंपोनेंट लाइब्रेरी है। आप जब भी इसे यूज़ करेंगे, ये चीज़ें ऐड करेंगे, ये क्या करेगा कि आपका नोड मॉड्यूल्स के अंदर सारी की सारी चीज़ें ऐड करेगा, और नोड मॉड्यूल्स के अंदर से आपको चीज़ें जो है सारी की सारी गेट करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, अवतार अगर आपने यूज़ करना है तो उसने कहा कि है जो कि आप अपने एप्लीकेशन में अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट जो जो आपको कंपोनेंट चाहिए आप वो ऐड करते हैं और उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मैं इस क्लास के अंदर दोनों को इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा, लेकिन दोनों में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट करूंगा, सेम प्रोजेक्ट में मैं नहीं करूंगा। उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि अगर मैं सेम प्रोजेक्ट के साथ उसे इंटीग्रेट करूंगा तो आपके पास उसके कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट्स आएंगे या कोई ना कोई चीज़ें उसकी एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, वो बाईपास करती है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय नॉट अ कंपोनेंट लाइब्रेरी, I mean you do not install as a dependency, it is not available for the distributed via npm। भाई ये npm कोई पैकेज नहीं है, ये आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आपने सिर्फ क्या करना है, जो आपको कंपोनेंट चाहिए आपने वो इंस्टॉल करना है, उसका कोड लेना है, आपके कोड लेवल के ऊपर इसका कोड मिलेगा, कहीं भी नहीं, आप उसको खुद से चेंज कर सकते हैं, खुद से आपसे मॉडिफाई कर सकते हैं। Pick your component and you need and copy and paste to the code in your project and customize your need, और आप अपने कोड को क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं as soon as आप इसे कस्टमाइज कर लें। सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन की तरफ जाएंगे। इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, Next.js है, Vite है, Remix है,
लेट्स से भाई आप इसको लारावेल है या आपके पास मैनुअल है, मैनुअल का मतलब है लिफ्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको मैनुअल भी लिफ्ट के साथ क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क इसको सेलेक्ट करेंगे कि भाई हमने नेक्स्ट जेएस के साथ करनी है। आप ये वाली जो कमांड यहाँ पे लिखी हुई है, फर्स्ट वाली कमांड, यहाँ पे इसका ये मतलब है कि भाई ये वाली कमांड आपका इनिशियली सेटअप करेगी, आपका एक नेक्स्ट का एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेगी। हमने क्योंकि नेक्स्ट का जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, हमें आप किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर से ऐड कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए वही कमांड npm pmqm create at the rate latest। अगर आप npx के साथ करेंगे तो ये क्या करेगा कि आपके पास एक पैकेट ऑफ जेएसपी फाइल ऐड कर देगा, और जो कि npm के साथ यूज होता है और हम उसे यूज करते नहीं है, और हम इसकी तरफ क्या करते हैं, शेड से की तरफ मतलब हम pmqm की तरफ ही जा रहे होते हैं, तो वो चीज़ें हम इसके साथ करेंगे। यहाँ पे रन द CLI का मतलब है कि वर्जन आपने यहाँ पे शीट से यूआई को इंटीग्रेट करना है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रही होंगी, भाई आपने npm के साथ करना है, आपने yarn के साथ करना है, या आपने pmqm के साथ करना है। तो अब हमें अभी हम क्या यूज करें, हम pmqm को यूज करेंगे। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी, आप अपना प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पे आ गया। जिस तरह जब भी आप पैकेज को इंस्टॉल करते हो आपसे क्वेश्चंस करता है, इसी तरह जब भी आप इसे इनिट करेंगे आपसे क्या करेगा, कुछ क्वेश्चंस करेगा। अभी हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस क्या हैं। ओके, यहाँ भी आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या करना है, वुड यू लाइक टू यूज डिफॉल्ट या न्यूयॉर्क। अब डिफॉल्ट और न्यूयॉर्क आपको नहीं पता इसमें क्या है, लेकिन आपको मैं बता दूंगा। डिफॉल्ट का मतलब है कि ये पैटर्न जो है वो आपकी ज्यादा लेता है, और न्यूयॉर्क के अंदर आपकी कमांड्स की जो पैटर्न होती है वो कम होती है। आप इसे बाद में भी जाकर उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट की तरफ ही जाते हैं। आप डिफॉल्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो बेस कलर है, आपकी एप्लीकेशन का जो बेस कलर है, बेस कलर से क्या मुराद है, ये नहीं कि आपने यहाँ से भी सिलेक्ट किया आप इसे बाद में चेंज नहीं कर सकते, आप इसे चेंज कर सकते हैं। अगर हम बेस कलर की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसके डिफरेंट थीम्स हैं। जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया भैया मेरी जो एप्लीकेशन का जो बेस कलर है वो ब्लू है। ब्लू का मतलब है कि जितने भी मेरे प्राइमरी कंपोनेंट्स या बटन आएंगे तो सारे किस कलर के नजर आएंगे, ब्लू के नजर आएंगे। अगर मैं रेड कर देता हूँ तो इसका मतलब है कि जितने भी मेरे प्राइमरी कंपोनेंट्स इस तरह की सारी चीजें वो लेकिन क्या कर रहा है, उसे रेड में लेके जा रहा है। ये सिर्फ खुद से बनाया हुआ है और आप क्या कर रहा है, रेड में लेके जा रहे हैं। मैं ऐसे कहता हूँ भी मेरी एप्लीकेशन का जो बेस है वो ग्रीन है, तो सारे के सारे क्या कर देगा, ग्रीन कर देगा। मैं इसे ऑरेंज कर रहा हूँ, मैं इसे ब्लैक, बाय डिफॉल्ट वो ब्लैक में होता है। आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। भैया मैंने न्यूयॉर्क के अंदर ये वाला नहीं करना, मैंने अब देखिए न्यूयॉर्क के अंदर ये पैडिंग कम करता है और डिफॉल्ट के अंदर पैडिंग ज्यादा करता है, सिर्फ ये डिफरेंस है दोनों में। मैं कहता हूँ मेरे पास येलो कलर है, मेरे पास ग्रीन है, मेरे पास ब्लू कलर है, मेरे पास वायलेट कलर है। मैंने बॉर्डर जो रेडियस है वो 0.5 करना है, मैंने बॉर्डर रेडियस 1 करना है। ये आपका बेसिकली थीम होता है। ये बेसिकली आपकी सारी की सारी टेलमेंट कॉन्फ़िगरेशन है, इसका रिएक्ट के साथ भी कॉन्फ़िगरेशन है। ये टेलमेंट थी। जब आपको टेलमेंट डॉट कॉन्फ़िग डॉट जैसे बनाएगी तो आपको बताया गया है कि इसके अंदर थीम्स की ऑप्शन होती है, आप थीम के कलर को चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर प्लगइन्स आती हैं और आप उसका पाथ बताते हैं। जब आपको फर्स्ट क्लास के अंदर इसका मेरे ख्याल में इस मोबाइल ने आपको इस फाइल के बारे में बताया होगा टेलमेंट डॉट कॉन्फ़िग के अंदर कि आप इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। ये थीम, ये बेसिकली इसके थीम्स हैं जो कि आप सेलेक्ट करें और टेलर क्या करेगा उन थीम्स को यूज करेगा। ये आपके पास ये स्टेट है, इस तरह की चीज़ों के साथ नहीं। आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई जान अभी के लिए मुझे नहीं पता मैंने कौन सा कलर लेना है, मैं अपनी एप्लीकेशन में यहाँ से मैं कहता हूँ कि भाई आप स्लेट कलर ले लो। उसने कहा कि वो यू लाइक टू यूज सीएसएस वेरिएबल्स। हम सीएसएस वेरिएबल्स क्या होते हैं कि आप सीएसएस के अंदर वेरिएबल्स रख लेते हैं कि जब आपने किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू रख ली है, उसके बाद आप जब भी इसे यूज करेंगे, जब भी कॉल करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसी वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेंज करेंगे, ऐसे कॉल करते रहेंगे आप। मैं कहता हूँ भाई आपने यस करना, उसने करके ओके वैलिड गुड। सिर्फ और सिर्फ ये आपसे 3 क्वेश्चंस करेगा और आपको क्या करेगा, आपको आपके कंपोनेंट के अंदर शेड से जो क्या करेगा वो इंटीग्रेट कर देगा। अब जैसे ये शेड से इंटीग्रेट करेगा, कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा, कुछ इंस्टॉलेशंस करेगा, और इसके लिए आपका इंटरनेट का होना लाजमी है। वो क्या कह रहे हैं, कुछ डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर रहे हैं, और डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने के बाद हम इसे आगे फर्दर क्या करेंगे, यूज करेंगे।
ओके, अब उसने कहा है कि प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कंप्लीट यू मे नाउ ऐड कंपोनेंट्स, और उसने कहा कि आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, अब आप अपने यूआई के अंदर क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पीएम डेट की बात करते हैं, हम इसे स्टार्ट करते हैं बेसिकली अपने कंपोनेंट को। और मैं ऐसे कहता हूँ कि अब मैंने अपने आगे कोड को देखना है कि क्या वाकई ही मेरे कंपोनेंट्स जो हैं वो इंस्टॉल हुए हैं कि नहीं हुए, या मेरे से ये क्या है झूठ बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आप जो चीज़ वेरीफाई करेंगे, इससे क्या होगा, सबसे पहले जो चीज़ जो मॉडिफाई करेगा ये आपकी ग्लोबल डॉट सी एस एस को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। अब आपके पास जो ग्लोबल डॉट सी एस एस होगी वो उस तरह की ग्लोबल डॉट सी एस एस नहीं होगी जो कि आपके पास पहले है। किसी भी कंपोनेंट लाइब्रेरी को यूज़ करने से पहले आप क्या करते हैं, अगर आपने ग्लोबल डॉट सी एस एस के अंदर कोई चीज़ें लिखी हुई हैं तो आप उसे क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करके रख लेते हैं अपने पास। क्योंकि आप कोई भी कंपोनेंट लाइब्रेरी ऐड करें और आप यहाँ पे ग्लोबल डॉट सी एस एस की क्लासेस लिखी और सारी ओवर होते हैं, क्योंकि हर लाइब्रेरी ने अपनी अपनी कॉन्फ़िगरेशंस करनी होती हैं। अगर मैं टेलमेंट की बात करूँ, टेलमेंट अपनी कॉन्फ़िगरेशंस करेगा, अगर नेक्स्ट यूआई की बात करूँ तो नेक्स्ट यूआई अपनी कॉन्फ़िगरेशंस करेगा, क्योंकि उनकी जो सेटिंग्स है जिस तरह उसने काम करना है उसके साथ वो मेंशन है। इसने क्या किया कि यहाँ पे दो बेस कलर बनाए हैं, बेस कलर का उसने बताया कि वेजन लेट, और उसने बताया कि भाई आपका बैकग्राउंड कलर ये है, आपका फोरग्राउंड कलर ये है। आप जब कार्ड को यूज करोगे आपका फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ये आपका प्राइमरी कलर है, ये सेकेंडरी कलर है, ये एडिशनल कलर है। अभी हम इसको देखते हैं, ये रेडियस है। अगर आप डार्क मोड की तरफ चले जाओगे तो डार्क मोड के ऊपर आपके ये वाले कलर है। क्योंकि हमें अगर थीम की बात करें, अगर यहाँ पे थीम पे जाते हैं, अगर आपके पास यहाँ पे ये लाइट डार्क के ऊपर ये देखिए खुद ब खुद से मैनेज करना है। सारी की सारी चीज़ें आपकी एक थीम फाइल के अंदर होती हैं, और आप जब इसे यूज़ करेंगे तो आप एक जगह सारी कम्युनिकेशन करते हैं। लाइट थीम यूज़ करना है, आपने डार्क थीम यूज़ करना है, आप सारी की सारी बताते हैं। जब आप थीम को सेट करते हैं तो आप उसे बताते हैं कि भाई जब डार्क कलर आएगा, जब आपके पास डार्क कलर होगा तो आपने बैकग्राउंड कलर ये वाला कर देना है। अगर लाइट कलर होगा तो आपने बैकग्राउंड का कलर ये वाला कर देना है। और ये आपके पास क्या CSS वेरिएबल्स है कि मैंने एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखवा ली, जब भी मेरी ये वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी तो पूरी एप्लीकेशन पे क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी। अब मुझे मैनुअली कोड में जाके ये नहीं करना पड़ेगा कि हर कार्ड का जाके बैकग्राउंड कलर चेंज करो, हर बटन का जाके मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करूँ, इस तरह की सारी चीज़ें वो करूँ। हम CSS वेरिएबल के साथ वो काम करते होते हैं। ओके, उसके बाद ये ग्लोबल डॉट CSS की फाइल ऐड करेगा। उसके बाद ये आपके फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट्स का एक फोल्डर ऐड करते हैं। अब कंपोनेंट्स का फोल्डर के अंदर अभी आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, और अभी क्योंकि हमने कोई कंपोनेंट ऐड भी नहीं किया होगा, जब हम कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स विजिबल होंगे। अब एक लाइब्रेरी लिब के अंदर आपको क्या करता है कि ऐसे लिब होता है आपके पास लाइब्रेरीज, और लाइब्रेरीज के अंदर उसने फंक्शन यूज किया हुआ यूटिल्स के नाम से। उसका ये मतलब है कि भाई जान ये वाले यूटिल्स का जो फंक्शन है आप इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे। ये मेरे पास अभी वो वाला इशू से रहा होगा यूज वर्कस्पेस वर्जन। तो आपको इसका मतलब है कि भाई टेलमेंट CSS बेसिकली ये CLX की ऐसा पैकेज होता है जो मल्टीपल CSS को ज्वाइन करके एक क्लास बना देता है। हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे जब आपने मल्टीपल CSS को मतलब या आपने मल्टीपल क्लासेस को लगाना हो टेलमेंट के अंदर या कंपोनेंट्स के अंदर, तो इस फंक्शन को क्या करता है वो यूज करता है। तो अभी आप इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज ये रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे कंपोनेंट डॉट जेसन के नाम से क्या करेगा, एक फाइल बनाएगा जिसके अंदर वो बताएगा कि भैया मैंने जो स्कीमा यूज किया है वो मैंने शेड्स का स्कीमा यूज किया है, मेरे पास जो कलर है वो डिफॉल्ट है, मेरे पास TSX है, TSX का मतलब है टेस्ट के कंपोनेंट्स है मेरे पास, और मेरे पास RFC का मतलब है सर्वर बेस्ड कंपोनेंट्स। उसके बाद टेलमेंट की कॉन्फ़िगरेशन है, उसने बताया कि मैंने टेलमेंट की कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर tailment.config.ts की फाइल है। उसके बाद उसने क्या है CSS की, उसने बताया कि CSS का जो पाथ है वो ये पड़ा हुआ है src/app/global.css के अंदर पड़ा हुआ है। उसने बताया कि बेस कलर क्या है, स्लेट है। उसने बताया कि CSS वेरिएबल आपने क्या किए, ट्रू कीवर्ड के वही वाले हैं जो कि आपने एज इट इज क्या किया है, यूज किए हुए। और उसने बताया कि एलियस जब आप @/components लिखोगे तो वो कंपोनेंट्स के फोल्डर को करेगा, पॉइंट करेगा, और यूटिल्स को करेगा तो यूटिल्स के कंपोनेंट को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। अब आप जैसे इसे यूज करेंगे तो आपके कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे आ जाएगी tailment.config.ts की फाइल। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, कुछ चेंजेस करनी है। चेंजेस क्या करनी है, मैंने आपको बताया था कि जब आप SRC डायरेक्टरी के अंदर काम करते हैं तो आप ये सारी की सारी चीज़ें रिमूव कर देते हैं, सिर्फ SRC रखते हैं। इसका ये मतलब है कि भाई SRC के अंदर कोई भी फोल्डर बनेगा और उस फोल्डर के अंदर जिसकी फाइल क्या होगी, TS या TSX,
उस पर क्या होगी, टेलमेंट अप्लाई होगी, उसके अलावा किसी भी कंपोनेंट पे या किसी भी फंक्शन पे या जावास्क्रिप्ट भी फाइल है तो आपकी जो टेलमेंट उस पर अप्लाई नहीं होगी। ये कंटेंट के अंदर आप बताते हैं उसका पाथ, भाई मैंने यहाँ पे जाके क्या करनी है, टेलमेंट को अप्लाई करना है। आप यहाँ पे अगर मल्टीपल से है तो उसका क्या मतलब है कि भाई इसके अंदर अगर पेजेस की डायरेक्टरी है तो उस पर भी जाएगी, अगर कंपोनेंट की डायरेक्टरी है तो उस पर भी अप्लाई होगी, अगर ऐप की डायरेक्टरी है तो उस पर भी अप्लाई होगी, अगर एसआरसी की डायरेक्टरी है तो उस पर भी अप्लाई होगी। हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एसआरसी का रखते हैं। इसका ये मतलब है कि एसआरसी के अंदर मैं कोई भी फोल्डर बनाऊं उसके ऊपर क्या होगी, टेलमेंट अप्लाई होगी। समटाइम्स आपके स्टूडेंट से कुछ इश्यूज यही आते हैं कि आप किसी कंपोनेंट में किसी फाइल में काम कर रहे हैं तो आप कहते हैं भाई यहाँ पे टेलमेंट लग रही है, यहाँ टेलमेंट लग रही है। उसकी सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है कि आप कंटेंट के अंदर उसका पाथ नहीं बताते कि भाई एक्चुअली टेलमेंट लगनी कहाँ पे। जब आप डॉट एसआरसी करते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि एसआरसी के अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं, सब फोल्डर्स 1 लेवल nth लेवल तक जितने भी बनेंगे सब के ऊपर क्या होगी, टेलमेंट अप्लाई होगी। तो टेलमेंट किन पे अप्लाई होगी, जिसकी एक्सटेंशन क्या होगी, टीएस या टीएसएस। इसके अलावा आप डॉट एचटीएमएल रख लें, डॉट जावास्क्रिप्ट रख लें, डॉट जेएसएक्स रख लें, डॉट एमवीएक्स रख लें, किसी के ऊपर भी टेलमेंट अप्लाई नहीं होगी। अगर आप कह रहे हैं कि मैंने एचटीएमएल के ऊपर भी टेलमेंट अप्लाई करनी है तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशंस के अंदर उसे बताना पड़ेगा भाई स्लैश करके एचटीएमएल की फाइल भी अगर आएगी तो आप उसमें भी टेलमेंट अप्लाई करिए, अदरवाइज टेलमेंट वो अप्लाई नहीं करेगा। उसके बाद क्या करेगा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि अगर आप, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स की लाइब्रेरी की बात की है तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सैम्पल कंपोनेंट्स या पेज कंपोनेंट्स में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ बीजी कलर ब्लू 500 अब प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है कि आप यहाँ पे एक प्रीफिक्स डिफाइन कर देते हैं इसी कंपोनेंट के अंदर कि भाई जब भी मैं टेलमेंट की क्लास यूज करूंगा तो उसके मैं साथ लिखूंगा टीडब्ल्यू। टीडब्ल्यू का मतलब है कि भाई जब तक मैं टीडब्ल्यू नहीं लगाऊंगा कोई टेलमेंट की क्लास भी अप्लाई नहीं होगी। मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रीफिक्स क्या लिख दिया, टीडब्ल्यू, और जाके अगर मैं अपनी लाइब्रेरी या कंपोनेंट को जाके मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, वो क्या करेगा, मैंने प्रीफिक्स को ये जब यूज किया हुआ है यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर्स दिए थे, सारी चीजें दी थी, होप सो ये रेंडर हो जाए। फाइंड किया था कि जब भी आप अपनी टेलमेंट की क्लास अप्लाई होगी तो वो क्या करेगा कि आपने यहाँ पे लिख दिया है पीडब्ल्यू, क्योंकि जब भी मैंने टेलमेंट की क्लास लगानी क्या लिखना पड़ेगा, टीडब्ल्यू। अब मैंने वहाँ पे टीडब्ल्यू नहीं लिखा हो, जब मैंने टीडब्ल्यू नहीं लिखा हो तो कह रहा है बेटा मेरे पास ये क्लास ही कोई नहीं है, तो भी आप कैसे क्लास लगा रहे हैं। मैं इसे टीडब्ल्यू यहाँ से क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। मैं जैसे हटाऊंगा तो यहाँ पे जितने स्टाइल्स लगे हुए को देखिए अगेन वापस लग गए, क्योंकि मैंने वहाँ पे प्रीफिक्स कोई नहीं दिया हो। जब आप टेलमेंट कॉन्फ़िग के अंदर प्रीफिक्स देते हैं तो अपनी जब टेलमेंट की क्लासेस भी यूज करते तो विद दैट प्रीफिक्स आप यूज करते हैं। आपने वहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है, प्रीफिक्स नहीं है तो वो काम करेगा। अगर वो आपने वहाँ पे लिखा हुआ है कि मीटिंग वाले बोलने वाले भाई जिसका माइक चल रहा है वो बंद कर दें। अब इसमें क्या करता है कि आप जब प्रीफिक्स दे देते हैं तो प्रीफिक्स का मतलब है जब तक आप प्रीफिक्स को टेलमेंट के साथ नहीं ऐड करेंगे तो वो क्लासेस भी क्या होंगी, अप्लाई नहीं होंगी। क्योंकि यहाँ पे मैंने बॉर्डर का यूज़ किया हुआ था इसके अंदर ग्लोबल डॉट सीएसएस के अंदर, और आपका वो यहीं पे एरर आ रहा है। अब मैं प्रीफिक्स लगा देता हूँ कि टीडब्ल्यू, ठीक है, और मैं ग्लोबल डॉट सीएसएस के अंदर भी जाता हूँ और इसे मैं कहता हूँ कि भैया आप कंट्रोल जी करो, और इसे मैं कहता हूँ कि भैया ठीक है, और इसे मैं कहता हूँ कि टीडब्ल्यू। तो ये क्या करेगा, टीडब्ल्यू जब आप इसे प्रीफिक्स देंगे तो ये क्या करेगा, आपकी क्लासेस को स्टिल वो कंपाइल करने में इशू आएगा। वो कहेगा कि भैया ये नहीं है प्रीफिक्स, हम कैसे मैं टीडब्ल्यू मैच देता हूँ। ओके जी, हाँ ये वाली आपके साथ उसी तरह आएगी टीडब्ल्यू डॉट, और ये आपके पास टीडब्ल्यू डॉट, और ये टेक्स्ट फोरग्राउंड है टीडब्ल्यू डॉट। हर क्लास के साथ मुझे वो ऐड करना पड़ेगा टीडब्ल्यू, तो मे भी ये क्या करेगा एग्जैक्टली है। जब आप इसे प्रीफिक्स दिया है तो प्रीफिक्स आप कोई भी टेलमेंट की क्लास लेंगे तो आपको टीडब्ल्यू देना पड़ेगा, क्योंकि आपने वहाँ से बताया कि टेलमेंट की क्लास के अंदर ये सारी टेलमेंट की एप्लीकेशन है। आपने से बताया कि टेलमेंट की क्लास आपने तब लगानी जब आपके साथ क्या लिखा मुझे टीडब्ल्यू। जब आपने टीडब्ल्यू नहीं लिखा तो क्लास नहीं लगाएगा।
तो जब आप इसे प्रीफिक्स, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने वो प्रीफिक्स को ऐड करना है या आपने प्रीफिक्स को ऐड नहीं करना है। तो हम मोस्टली प्रीफिक्स को ऐड नहीं करते। आप प्रीफिक्स को तब ऐड करते हैं जब आप मल्टीपल यूआईज के साथ काम करें। जैसे कि मैंने किसी कंपोनेंट के अंदर मटेरियल यूआई को भी यूज़ करना है और मैंने टेलमेंट को भी यूज़ करना है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई जो टेलमेंट की क्लासेज है वो मटेरियल यूआई क्लासेस को ओवरराइड ना करें। तो मैं क्या कर लेता हूँ, टेलमेंट के साथ प्रीफिक्स लगा लेता हूँ। टेलमेंट हमेशा टीडब्ल्यू के साथ आएगा और जो मटेरियल यूआई की क्लासेज हैं वो आपकी इस तरह से आएंगी। क्योंकि अगर आप नहीं लगाते तो सम टाइम, क्योंकि है तो बेसिकली टेलमेंट सीएसएस भी तो सीएसएस ही है ना, और मटेरियल यूआई के अंदर भी सीएसएस ही लिखी हुई है। जब चीज़ें सेम होती है तो कुछ क्लासेस क्या होती है, ओवरराइड हो जाती है, तो आपकी जो स्टाइलिंग होती है वो खराब हो जाती है। मटेरियल की क्लास लगाओगे, ये क्या करेगा, टू आरईएम करेगा, स्क्रीन की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब है कि भाई आपने इसके अंदर ब्रेक पॉइंट ऐड किया हुआ है